क्या क्या गलतियां हो सकती हैं आपसे एग्जाम में जब आप किसी परीक्षा में बैठ रहे होते हैं। तो ये प्रत्यक्ष गलतियां होती हैं। प्रत्यक्ष का मतलब ये वो गलतियां हैं जब आप पेपर में बैठ जाते हैं। बहुत सारे साथियों से क्या होता है, ईमानदारी से बताना, जिससे ऐसा हुआ हो, बहुत ध्यान से सुनना। कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि भैया बहुत सारे प्रश्न तो मुझसे यार परीक्षा में ऐसे छूट जाते हैं कि जब मुझे बाहर आके पता लगता है यार ये तो आसान प्रश्न थे, ये तो इजी क्वेश्चन थे, बट समय कम होने की वजह से मुझसे छूट जाते हैं। और नेवी जैसे एग्जाम में तो समय हर बच्चे पर कम पड़ेगा, जहां आधा घंटा में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हो और जहां 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हो। एक क्वेश्चन के लिए लगभग आपको 32-33 या 40 सेकंड हार्ड टू हार्ड मिलेंगे। 32-33 सेकंड तो सवाल पढ़ने में ही लग जाती है। तो यहां ये बात माइंड सेट रख के जाइए, नेवी में समय कम पड़ेगा ही पड़ेगा आपके लिए। तो आसान प्रश्न उससे आपके छूट जाते हैं। मैं इनका समाधान भी बताऊंगा, सभी का समाधान बताऊंगा, बट अभी पहले मुश्किलों के बारे में चर्चा कर लीजिए जो आपके एग्जाम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। दूसरा, कितने ऐसे साथी हैं, एक बार यह लिख के भेजो कि जो मुश्किल प्रश्नों पर अधिक समय लगा देते हैं, जिसके चलते ही आसान प्रश्न छूट जाते हैं। और पता चला जिस मुश्किल प्रश्न पर आपने बहुत समय लगाया, क्या ऐसा कभी हुआ है कि किसी पेपर में आप बैठे हो और कोई प्रश्न आपको लगा हो कि यार ये हो जाएगा, आप उसे करने लग गए हो और आपने उस पर बहुत सारा समय लगा दिया, हो सकता है वो सवाल हुआ भी ना हो या हो भी गया हो, तो भैया अगले 4-6 सवालों के समय को वो खा गया होगा। कोई फायदा नहीं हुआ ऐसे सवाल को करके जिसमें आपने अगले 4-6 सवालों के समय को नष्ट कर लिया। ऐसा सभी के साथ होता है। तीसरी चीज, शुरू के ही जब 2 से 3 सवाल आपसे नहीं होते हैं, मान लो पेपर में जाके बैठे बहुत जोश के साथ में, पहला सवाल आया नहीं हुआ, छोड़ दिया, दूसरा सवाल आया नहीं हुआ, छोड़ दिया, तीसरा सवाल आया नहीं हुआ, छोड़ दिया। अगर सवाल करने के बाद नहीं हो रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां आ जाएगा। सवाल छोड़ने चाहिए लेकिन बगैर सॉल्व करे छोड़ने चाहिए। अगर आपको छोड़ना ही है ना तो पहले ये पता लग जाना चाहिए कि ये छोड़ने वाला सवाल है। अगर आप उसे कर रहे हैं ना पेपर में तो वो होना ही चाहिए। अगर सॉल्व करने के बाद नहीं हो रहा है तो फिर आप गलत दिशा में जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना चाहिए। अभी मैं वो बताऊंगा, इसका समाधान क्या है वो भी बताऊंगा। अगला सवाल, बहुत सारे साथी क्या देखते हैं कि वो गलत सवालों को ज्यादा अटेम्प्ट कर लेते हैं। मतलब क्या है, जैसे एक मैं आपको अंदाजा बताऊं, नेवी में नेगेटिव मार्किंग है, मान के चलिए। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग है, सभी को पता है, एक बार बताना, 0.25 की मार्किंग नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। बहुत सारे साथियों का डाउट होता है कि क्या जिन सवालों को मैं छोड़ आऊंगा, मतलब बगैर सॉल्व किए, क्या उनकी कोई नेगेटिव मार्क कटेंगे? नहीं कटेंगे। नेगेटिव मार्किंग उनकी होती है जिन सवालों को आप गलत उत्तर देके आते हैं। मान लीजिए एक बच्चे ने नेवी एमआर के पेपर में 50 में से 50 सवाल अटेम्प्ट कर लिए। अब देखना, अगर उसने 30 सवाल सही किए और 20 सवाल कर लिए गलत, तो 20 में 4 का भाग करो। 1/4 की मार्किंग का मतलब होता है जितने सवाल गलत किए हैं बटे 4, कितना आ गया? 5। आपके 5 नंबर सही में से काट लिए जाएंगे, यानी आपका स्कोर कितना बन जाएगा? 25। एमआर के लिए लगभग आपका टारगेट 30 होना चाहिए। ये बच्चा 30 सवाल सही कर सकता था अगर ये केवल सही सवालों को करता, लेकिन चूंकि इसने सारे सवाल करने के चक्कर में अपना स्कोर वहां ले आया जहां पर ये सफल नहीं होगा। इस तरीके से एक सफल होने वाला बच्चा भी असफल में खुद को ले आता है। ये नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा जंजाल है और आप इससे इसलिए नहीं बच पाते हो। तो बताओ मुझे, किस टीचर ने कौन सी क्लास में आपको ये चीजें बताई होंगी, या ये चीजें बैच में भी शामिल नहीं होती हैं, इसलिए आपको इनकी आदत नहीं होती। इसलिए ही मैं आपके लिए एक दिन पहले यहाँ आया हूं ताकि आपको इन गलतियों से तो कम से कम बचा सकूं। उसके बाद अगर देखो एसएसआर वाला एक बच्चा 100 के 100 सवालों को अटेम्प्ट कर दे, मान लो 50 सवाल उसके सही थे, अगर केवल 50 सही सवालों को ही करता तो 50 नंबर अपने आप में एक बहुत अच्छा स्कोर है एसएसआर में, और इतने पर तो वो किसी भी जगह से सेलेक्ट हो जाएगा, किसी भी राज्य से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए उसने 50 सही कर दिए जिसमें से 50 गलत हो गए, 100 में से 50 सही 50 गलत, 4 का भाग करोगे 12.5 नंबर उसके कट जाएंगे और स्कोर कहां के लटक जाएगा? 37.5 पे। जो बच्चा 50 सही कर सकता था उसका स्कोर कितना हो गया? 37.5। किस लिए? क्योंकि उसने नेगेटिव मार्किंग ज्यादा कर ली। अगर वो केवल सही सवालों को ही कर दे तो भाई ये भी सिलेक्ट हो जाएगा और ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, ज्यादातर बच्चे जो होते हैं ना वो नेगेटिव मार्किंग के जाल में उलझ जाते हैं। अब ये सवाल, इसका समाधान क्या है यार? चलो, समस्याएं तो ये मेरी सारी की सारी हैं, लेकिन सारी समस्याओं का समाधान है कि आपके पास में पेपर को अटेम्प्ट करने की एक रणनीति होनी चाहिए। आप ये समझिए कि पेपर ऐसी चीज नहीं है कि बस मैं सीधा सीधा जाऊं और सवाल देखूं, हर एक सवाल को करने लग जाऊं। सवाल हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो मैं उसमें उलझा हुआ हूं, फिर तो आप देखो पिछली सारी समस्याएं आपके सामने आएंगी। इन सबका एक समाधान है जिसको मैं कहता हूं 3 स्टेज मेथड। मैंने भी इस मेथड को फॉलो करके सिलेक्शन लिया था। हजारों बच्चे जो ऑल इंडिया रैंक 1 लाते हैं, आप किसी से भी पूछ के ले आना, किसी से भी पूछ लेना, जो सिलेक्शन लेते हैं, रैंक 1 छोड़िए, जो सिलेक्शन भी लेते हैं ना, सब इसी तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। किसी से पूछ लेना चाहें तो आप। ठीक है, 3 स्टेज मेथड क्या होता है समझना। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि आपको तुक्के लगाने चाहिए या नहीं। इस विषय पे भी आप जरूर सुनना चाहते होंगे और YouTube पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, इस बारे में चर्चा करेंगे बाद में। अभी पहले अच्छी चर्चा करिए। आ जाइए, 3 स्टेज मेथड क्या है समझिए। दोस्त, पेपर पूरा खुलेगा आपके सामने, जब क्वेश्चन सामने हो। आज एक बार इस तरीके से थोड़े से क्वेश्चन कर लेना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन देखते ही आपको ये तय करना है कि क्या ये क्वेश्चन मुझसे हो सकता है या नहीं हो सकता है। पेपर में हमारे साथ क्या दिक्कत है, हमें तो ऐसा लगता है सभी क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, और आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर गलत लगा रहे होते हो कि आपको ये पता ही नहीं चलता कि ये गलत है। गलती तब एहसास होती है जब सच में पता हो कि ये गलती है। भाई करने वाले को तो वो सही ही लगता है, इसलिए तो उसे नहीं पता लग रहा है कि ये गलती है। तो एग्जाम में ये कैसे पता लगे कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? देखिए, सीधा एक बात रखिए, अगर प्रश्न वो है जो आपने कहीं पढ़ा है तब तो आप उसे माने 100% कर सकते हैं। अगर प्रश्न वो है जो आपने नहीं पढ़ा है तो ये माने कि आप उसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहले राउंड में आपको यही करना है। क्वेश्चन को देखो और ये तय करो कि ये क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा था, चाहे क्लास में पढ़ा हो, प्रैक्टिस क्लास में पढ़ा हो, मॉक टेस्ट में पढ़ा हो। अगर पढ़ा है, वो थ्योरेटिकल सवाल है। अब देखो, 2 चीज आनी चाहिए, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है या ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा है। अगर आपने उस क्वेश्चन को कहीं भी नहीं पढ़ा, उसके ऑप्शन आपसे बिल्कुल अनजान है, तो तुरंत निर्णय ले लो ये क्वेश्चन मुझे छोड़ना है, इसको मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है। कोई क्वेश्चन पढ़ा है तो उसमें 2 निर्णय लेने होंगे साथ ही साथ ही कि भाई ये इतना सरल है, इतना आसान है कि मैं बगैर पेन उठाए इसे कर सकता हूं, उसे तुरंत कर दो। और जिसे बगैर पेन उठाए नहीं कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ना कि है तो सरल लेकिन न्यूमेरिकल, मतलब है तो पढ़ा हुआ लेकिन न्यूमेरिकल है, तो उसमें तो समय लगेगा, तो उसको मैं मार्क फॉर रिव्यू कर लूंगा। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब समझते हो? वहां पर एक निशान आएगा, उससे वो पेपर पूरा बैंगनी हो जाएगा, वो क्वेश्चन बैंगनी हो जाएगा, उसका कलर वायलेट कलर का हो जाएगा। अब देखिए, कुल मिला के आपको क्या समझ में आया? 3 स्टेज मेथड में से अभी हम स्टेज 1 पर हैं, और स्टेज 1 में हमें वो सवाल करने हैं जो सरल हो और बगैर पेन उठाए ही होते चले जाएं। क्या मेरी बात आप समझ गए? एक बात हम सब करो। अरे इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना देखना है पेपर में कि ये सवाल मैं कर सकता हूं और बगैर पेन उठाए मैं उसको कर सकता हूं। फटाफट बोलो यस और नो। पहला स्टेज समझ गए आप? तुरंत उत्तर, जिनके तुरंत उत्तर लगते चले जाएं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपने सारे आसान क्वेश्चन अपने कब्जे में कर लिए, सारे आसान क्वेश्चन आपके पास हो गए। अब अभी समय बचेगा आपके पास में। अब दोबारा मैं आपको किन सवालों को करना है,
देखो जिस सवाल को आप छोड़ दोगे ना उस पे आ जाएगा ऐसा क्रॉस लग के, यानी इन सवालों को तो करना ही नहीं है। जिन सवालों को आप मार्क फॉर रिव्यू करोगे उन पे आ जाएगा बैंगनी कलर का निशान ऐसे करके ये। तो इन सवालों को उठाना है और इनको सॉल्व करते हुए जाना है। भैया ये मेरे पढ़े हुए सवाल है लेकिन थोड़ा समय लेंगे। आप अब अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसे ही आप इन सवालों को कर लेते हैं आप मान लो सिलेक्टेड हो। अगर ये सवाल, अब थोड़ा सा समय बचेगा, ज्यादा समय नहीं बचेगा, थोड़ा सा समय बचेगा, अगर नहीं पढ़े हुए एक आधा सवाल को भी कैसे भी करके आप सही कर गए तब ये मान लेना अब आप अपनी रैंक मेंटेन कर रहे हैं, रैंक आ रही है अब आपकी, सिलेक्शन तो यही हो गया आपका। अगर आप बस इन सवालों को कराना जो आपने पढ़े हुए हैं, जो नहीं पढ़े ना भी समय बचे पूरे छोड़ाना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन तय है अगर आपने सिर्फ पढ़े हुए सवाल कर दिए। अब ऐसा ना हो, एक बच्चा कह रहा है, मान लो नेवी एमआर का बच्चा है, भैया 50 में से मान लो पढ़े हुए सवाल हो गए मेरे 35, लेकिन 15 सवाल ऐसे हैं जो मैंने कभी भी नहीं पढ़े और इन 35 पे मैं बिल्कुल शॉर्ट हूं कि भैया इनका उत्तर तो ठीक है। देख भाई मैं फिर से कहूंगा, ये काम तब करना है जब तुम्हें ये पता लग जाए कि हाँ मुझे पता है इसका जो उत्तर लगाया है मैंने सही लगाया है। अपने मन से नहीं, तुम्हारा मन तो हर चीज को सही बताता है। तुम्हारे मन से तो ए ऑप्शन भी ठीक होता है, बी भी ठीक होता है, सी भी ठीक होता है, डी भी ठीक होता है। उस स्थिति में हो तो इनको सही मत मानो। सही का मतलब है ये तो मैंने पढ़ा था। सवाल आ जाए चाल का मात्रक क्या होता है, मैं तो पढ़ के गया था, मीटर पर सेकंड होता है, तो ही आप मानो कि ये सही है। ऐसे सवालों को सही कह रहा हूं मैं। कहीं तुम अपने मन से कुछ भी लगा दो उसी को सही मान बैठो। अब 35 अगर आपके सही हो गए और 15 आपके नहीं है आपके, मतलब आपने कभी पढ़े नहीं है, तो फिर कुछ छेड़छाड़ मत करना, अपना शांति से बैठ जाना। समय बच जाए तो कोशिश करना कि सही ही उत्तर लगाओ, फिर गलत सलत उत्तर मत लगाना, यानी फिर आप इनको अटेम्प्ट मत करना। अब एक साहब ऐसे आ जाते हैं कि मान लो भैया उसके तो पढ़े हुए सारे 15 सवाल सही हो रहे हैं, उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं है, 15 सवाल सही हो रहे हैं, अब उसे छोड़ के कितने आ रहे हैं जी, 35 छोड़ के आने पड़ेंगे। तो भैया ये तो वैसे भी सेलेक्ट नहीं होने वाला। सच्चाई बताऊं 15 सवालों पे तो सेलेक्ट नहीं हो जाओगे। और अगर किसी को लगे यार 15 सवाल तो ठीक है बट 35 में तो पता ही नहीं चल रहा कि मैं पढ़ा क्या हूं, तो भैया तुम लगाओ तुक्का। इस बच्चे को तुक्का नहीं लगाना, इसको तुक्का लगाना है। तुक्का किस पे लगाना है? 50-50% वालों पे। भाई ऐसे सवालों पे तो कभी तुक्का मत लगाओ जिनके बारे में आपको चारों ऑप्शन ईमानदारी से कभी देखे ही नहीं है तुमने। मैं फिर कह रहा हूं, बार-बार इस बात पे जोर दे रहा हूं, तुम्हें मैं 5 लाख सवाल भी दूं ना सरल तो तुम उन्हें भी कर दोगे, तुम किसी के लिए मना नहीं करोगे कि मैंने नहीं पढ़ा। ये हमारे अंदर से आवाज आती है कि इसका ये लगा दे, उसका ये लगा दे, इसका सी जैसा लग रहा है। अगर सवाल कभी देखा ही नहीं है और तुम उसका उत्तर फिर भी लगा रहे हो, इसका मतलब है कि तुम गलत ही उत्तर लगा रहे हो। तो ऐसे सवालों पे तो कभी उत्तर मत लगाओ जो आपने कभी देखे ही ना हो। इसमें फिर ये तुक्के का रिस्क लो 50-50% वाले का। जो सवाल लगे कहीं देखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा देखा हुआ है, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा नहीं देखा है, तो उस पर रिस्क ले लो, उसमें कोई तुक्का लगा लो। बाकी जो बिल्कुल नहीं देखा ना यार उसको मत लगाओ। जो बिल्कुल तुमने देखे ही नहीं है उनको क्या फायदा करने से। तो आप समझ गए क्या कि क्या होता है 3 स्टेज मेथड। इसमें क्या फायदा मिलेगा कि एक तो कोई ऐसा सवाल नहीं छूटेगा जिसे हम कर सकते थे बट पेपर में नहीं होता। टाइम का मैनेजमेंट प्रॉपर है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, पेपर में कभी टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि सारे सवाल करने का टाइम मैनेजमेंट ना लाना, सवाल छोड़ के आने होते हैं पेपर में, लेकिन ये देखना होता है कि कौन से छोड़ के आने हैं, कौन से करके आने हैं। जो करके आने लायक थे हम अपने समय को उन पर लगाएं, ये बात टाइम मैनेजमेंट कही जाती है। दिस इज द टाइम मैनेजमेंट। अभी आपको मेरी बात समझ में कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आपको इस 3 स्टेज मेथड के आधार पर एक आधा मॉक कोई लगा लेना है। हमारी उस पे एप्लीकेशन पे मॉक पड़े हैं, पहले जो मॉक पड़े हुए हैं उनको भी किसी को लगा लेना। एक मॉक इस तरीके से देख के देखना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ यार टाइम मैनेज होता है।